जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं कि जानते हैं कि मैं इतिहास विषय को लेकर आया हूं और इतिहास विषय में मैंने आपको सिंधु सभ्यता पश्चिम भारत में पढ़ा चुका हूं और आज से मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वैदिक सभ्यता। कौन सा? वैदिक काल। मैं वैदिक काल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जानिए कि वैदिक काल का समय कब से कब है। तो मेरे दोस्त, आपको याद रहना चाहिए, यदि परीक्षा में आ जाएगा कि वैदिक काल का समय कब से कब है, तो वैदिक काल का जो समय है 1500 BC से 600 BC है। कितना है मेरे दोस्त? 1500 BC से 600 BC आपका वैदिक काल का समय है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम जानते हैं कि वैदिक काल किसे कहते हैं। अब वैदिक काल का उदय क्यों हुआ, तो पहले वैदिक काल किसे कहते हैं ये बताइए। तो इस सभ्यता के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है मेरे दोस्त? तो वेदों से मिलती हैं। कहाँ से? वेदों से मिलती हैं। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है मेरे दोस्त? वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैदिक संस्कृति के बारे में आप समझ सकते हैं कि वेदों से ही जानकारी मिला, इसलिए इसका नाम वैदिक काल रखा गया। ठीक है। अब हम देखते हैं इस सभ्यता के संस्थापक कौन है। इस सभ्यता के संस्थापक मेरे दोस्त आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। अब कहा जाए कि आर्य शब्द का संबंध किस चीज से है। भैया, यह एक समूह में आए थे लोग। क्या है कि इसका संबंध आपका भाषा से लगाया जा सकता है या तो आपका समूह से लगाया जाता है। किसी से? भाषा से या समूह से लगाया जाता है। तो आर्य शब्द का संबंध भाषा या समूह से है। आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि आर्य शब्द का संबंध किन से है, तो आप कहिएगा कि भाषा या समूह से। अरे कहने के मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, तो कोई ना कोई अपना भाषा तो बोलता ही है। और जब भाषा बोलता है, जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो एक पूरा गुट ही बोलता है। और जब गुट हो जाएगा, एक या दो से अधिक आदमी रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एक समूह हो जाएगा। तो आर्य जो थे ये भाषा या समूह से संबंध रखते थे। ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन उड़ जाएगा कि आर्य आखिर आए कहाँ से थे। तो आर्य जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से मेरे दोस्त? मध्य एशिया से आए थे। आपको इतना याद रहना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम विशेष आगे जानकारी देंगे कि सिर्फ मध्य एशिया से नहीं है। कोई राइटर जो है उन्होंने बताया था कि मध्य एशिया से, लेकिन हम और राइटर के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने अपना क्या विचार रखा था। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे। अब कहा जाए कि आर्यों का भाषा क्या था, तो मेरे दोस्त आर्यों का जो भाषा था वह संस्कृत था। क्या था मेरे दोस्त? आर्यों का जो भाषा था ये आपका संस्कृत था। तो संस्कृत आप लोग तो 1 से 10 क्लास तक पढ़े ही होंगे। आपको मालूम होगा कि आर्यों का भाषा संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। ये जो संस्कृत था देवताओं की भाषा थी। किसका भाषा था? देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। भैया, इस दुनिया में सबसे ऊंचे पद पर कौन है? तो भगवान है। तो भगवान जिस भाषा को बोलते थे, यानी गॉड जिस भाषा को बोलते थे, वह भाषा कौन सा है? संस्कृत है। और जिसको भी ये संस्कृत बोलने आ गया वो क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। आया ना समझ में? यानी आर्यों का जो भाषा था, इनका मेरे दोस्त आर्यों का जो भाषा था वो क्या था? संस्कृत था। क्या था मेरे दोस्त? संस्कृत था। आर्यों का जो भाषा था कौन था? संस्कृत। और संस्कृत कौन बोलते थे? तो जो भगवान होते हैं वही संस्कृत बोलते थे। ये देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे मेरे दोस्त? स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे कि मुझे संस्कृत आता है, मैं भी संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं भगवान हूँ। यानी मैं भगवान से निचला पद पर हूँ, मैंने भगवान के बराबरी नहीं हूँ लेकिन निचला पद पर हूँ। और जिसको संस्कृत नहीं आता है वो तुम लोग भाई बराबर नहीं हो, तुम लोग निम्न वाले में हो, नीचे हो। तो जिस कारण आर्य स्वयं को क्या कहते थे मेरे दोस्त? श्रेष्ठ कहते थे। और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य कहा गया। क्या कहा गया मेरे दोस्त? अनार्य। अनार्य कहा गया।
जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसको क्या कहा गया? अनार्य। अनार्य कहिए या निम्न। आया मेरे दोस्त समझ में? यानी जिसको संस्कृत आएगा वो पंडित कहलाएंगे और जिसको संस्कृत नहीं आएगा वो शूद्र कहलाएंगे। इस समय के अनुसार बता दें, ठीक है। जो संस्कृत जिसको आएगा वो पंडित कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे, जिसको संस्कृत नहीं आएगा निम्न कहलाएंगे। लेकिन आज के भाषा में देख लिया जाए, जिसको संस्कृत भी आता है तो भाई वही शूद्र ही है, उसको संस्कृत आ रहा है तो वो शूद्र ही रहेंगे, क्योंकि आज वंश के आधार पर, जाति के आधार पर कर दिया गया, ठीक है। तो अनार्य हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? ये जो जिनको संस्कृत नहीं आता था उन्हें अनार्य या निम्न कहा गया। इसको आपको याद रखना है कि जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसको क्या? अनार्य कहा गया था। कोई दिक्कत? ये किसको कहा जाता? भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? भारत के मूल निवासियों को। तो इसमें कोई दिक्कत? अब फिर से आप बताइए कि पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं तो वैदिक काल किसे कहते हैं? तो वैदिक काल किसे कहते हैं? इस सभ्यता के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। इस सभ्यता की, इस काल के संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। कौन थे मेरे दोस्त? ये आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द का संबंध किससे था? तो भाषा या समूह से था। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों को कौन सा भाषा आता था? संस्कृत आता था। संस्कृत कौन बोलता था? ये भगवान यानी देवताओं की भाषा थी। जो देवताओं की भाषा बोलेगा वो उच्च कहलाएगा, जो देवताओं को भाषा नहीं बोलेगा वो क्या कहलाएगा? निम्न कहलाएगा या अनार्य कहलाएगा। कोई दिक्कत अब नहीं। अब देखा जाए, मान लीजिए कि हर जाति में या हर धर्म में कोई ना कोई मुख्य होता है। मान लीजिए कि हमारे ही कास्ट में, और मान लीजिए चाहे राजपूत के ही कास्ट में, कोई भी कास्ट में देखिए तो सबका एक एक प्रमुख होते हैं। उसी में होता है 5-6 कास्ट होते हैं कि वो उससे उच्च हुआ, उससे निम्न हुआ, ठीक है। तो अनार्य जातियों में जो मुख्य थे, किसमें? अनार्य जातियों में जो मुख्य थे उनका नाम क्या था? अज था, यशु था, यशाज था, शत्रु था, इत्यादि नाम जो पता है ये लोग प्रमुख हैं। इसमें अनार्य जाति है। अब देखा जाए जो आर्य था, कौन? आर्य। तो आर्य किस तरह के थे? जो आर्य थे ये एक गोरे वर्ण के थे। कैसा? गोरे वर्ण के थे। आर्य जो थे गोरे वर्ण के थे और ये लंबे होते थे। आर्य क्या होते थे भैया? गोरे वर्ण के थे तथा लंबे थे। जबकि अनार्य जो है काले वर्ण के होते थे। अनार्य किस रंग के होते थे? काले। अब यहाँ से भी भेद देख लीजिए कि जो आर्य है ये गोरे होंगे और जो अनार्य होंगे ये काले होंगे, और आर्य जो है ये लंबे भी होते थे। क्या होते थे मेरे दोस्त? लंबे भी होते थे, यानी 6 फुट्ठा 9 फुट्ठा होते थे। आया समझ में? कोई दिक्कत? आर्य क्या थे? गोरे वर्ण के थे, लंबे थे। अनार्य क्या थे? तो वो काले थे और छोटे होंगे। यही है। अब देखा जाए अनार्य जिसे ऋग्वेद में 10 युग कहा गया है। अनार्य को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? 10 युग। अनार्य को कहा गया है ऋग्वेद में, किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में उसको क्या कहा गया है? 10 युग कहा गया है। संभवतः वे यहाँ के मूल निवासी थे, यही भारत के मूल निवासी थे। लोगों को अब क्या हुआ कि भैया कि ये जो अनार्य थे तो अब सोचा गया था कि सबको हम लोग आर्य बना दें। जिनको संस्कृत नहीं आता है उनको भी हम संस्कृत बना दें। तो अनार्य के बारे में जान गए। तो अब लोगों को आर्य बनाने के लिए, मैंने जितने भी लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने एक गायत्री मंत्र की रचना की थी। अब मान लीजिए कि उसको आर्य बनाना है। आर्य बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है? आपको संस्कृत आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संस्कृत आना चाहिए। अब हमें कोई जबरदस्ती पकड़कर आसामी सिखाए या हमें कोई बंगाली सिखाए या गुजराती भाषा सिखाए तो हम सीखेंगे। फेरी में कोई सिखाएगा तो हम सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। कोई फेरी में भी पकड़ के सिखाएगा ना तो हम नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं है।
तो जब भी होता है या तो डर से आप सीखते हैं या आप जरूरत से सीखते हैं या आपका कैरियर का सवाल आता है तब आप सीखते हैं। लेकिन ऐसे आपसे कह दे कोई कि आप संस्कृत सीखिए तो आप सीखेंगे। आज ही मैं बता दूं, जब हम लोगों को देखा जाता है कि 5 से 10 क्लास तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो 10 क्लास में या मैट्रिक बोर्ड में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृत है ये कितना नंबर का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। अब होता है क्या है, 8 क्लास तक 9 क्लास तक यहाँ बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता है। जब 10 क्लास में जाएगा ना तो 10 क्लास में भी नहीं पढ़ेगा। जब देखिएगा कि 3 महीना पहले संस्कृत, जब 3 महीना पहले देखेगा कि अब एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, हमारा मार्च में एग्जाम का बोर्ड होगा, तो यह मार्च से देखिए फरवरी, दिसंबर, नवंबर से अक्टूबर से संस्कृत पढ़ना शुरू करेगा। हम लोग क्रैश कोर्स चलाते हैं, वही 3 से 4 महीना में पढ़ा देंगे, वो लड़का पास हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यानी यहाँ डर से ये संस्कृत पढ़ा। तो उस समय के लोगों को ना जरूरत था और ना डर था, तो संस्कृत क्यों पढ़े? नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए विश्वामित्र ने क्या किए कि एक मंत्र मारे। तब विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। क्या किए? गायत्री मंत्र की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना की थी। अब क्या हुआ कि दक्षिण भारत, कौन सा भारत भैया? तो दक्षिण भारत का लोगों को आर्यकरण करना था। दक्षिण भारत का लोगों को आर्यकरण करना था। दक्षिण भारत के कहाँ के? दक्षिण भारत के लोगों को आर्यकरण करना था। अब इसका जिम्मेवारी किसको दे दिया गया दक्षिण भारत के? तो भैया अंगस्ट ऋषि को। अंगस्ट ऋषि को इसका कार्यभार सौंप दिया गया कि अंगस्ट ऋषि जी आप दक्षिण भारत के सभी लोगों को क्या कीजिए? सभी लोगों को आप आर्यकरण कर दीजिए, सभी को संस्कृत सिखा दीजिए। ठीक है? और मंत्र से सिखाइए या घर घर जाकर कहिए ती तन ती सी थ आमी आवम, जैसे सिखाना है वैसे सिखाइए, लेकिन इन लोगों को आर्यकरण कर दीजिए। ठीक है? और उत्तर भारत का जो आर्यकरण करना था ये किसके ऊपर सौंप दिया गया था? तो राजा विदेह के पुरोहित। राजा विदेह के पुरोहित के मतलब पंडित, उनका नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। ठीक है? राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ को ये कार्य सौंप दिया गया कि उत्तर भारत में आप जाइए और सबका आर्यकरण कीजिए। तो कहें कि भाई उत्तर भारत में घर घर जाएंगे सिखाने, तो हम तो संस्कृत सिखाते रह जाएंगे, आर्यकरण करते रह जाएंगे। तो ये भी क्या किए, जैसे रामायण महाभारत देखते होंगे, करते हैं लोग, क्या तीर मारते हैं लोग, तो यहाँ से तीर जाएगा, बाद में जाकर सांप बन जाएगा, चाहे आग बन जाएगा, चाहे नाग बन जाएगा, चाहे चील बन जाएगा, चाहे बाघ बन जाएगा, उधर से भी वो शक्ति मारेगा और उसका भी कुछ बन जाएगा। अब एक दूसरे में क्या करेंगे? टकराव करेंगे और जिसका मजबूत होगा वो जीतेगा। तो ये क्या किए? गौतम राहुगढ़ ने एक मंत्र का उच्चारण किए और मंत्र को उच्चारण करके क्या किए? एक क्या कि आग का गोला बना लिए। आग का गोला बनाकर क्या किए कि अपने मुंह में रख लिए, और आग का जो गोला था वो बुझना नहीं चाहिए। ये जो गोला है वो बुझना नहीं चाहिए, सॉरी, तो आग का जो गोला है ये बुझना नहीं चाहिए। अब ये क्या किए कि अपने मुंह में रख लिए, और मुंह में रख कर वो उत्तर भारत का माने आर्यकरण करते हुए आए। लेकिन ये जैसे ही गंडक नदी के पास पहुँचे और गंडक नदी को पार करके पटना जाना चाहते थे, तब तक वहीं गंडक नदी में गिर गए। और गिर जाने के कारण इनके मुंह से जो आग का गोला था गिर गया, वो बुझ गया। तो ये पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पटना को अछूतों का भूमि कहा गया है। आज भी गंगा नदी को वहाँ को अछूत कहा गया है कि वहाँ के गंगा नदी का पानी सही नहीं है। क्या है? गंगा नदी का पानी सही नहीं है। ठीक है? तो आज भी उनको अछूत कहा जाता है पटना को। भाई हम नहीं कहे, अथर्ववेद में लिखा गया है। ठीक है? लेकिन अभी देखिए